Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 8. And today, I will discuss with you chapter number 9 in civics. And the title of the chapter is Role of the Government in the Economic Development of the Country. Okay, dear students, so look at here page number 238. Okay, as you know that कि पहले आप लोग कुछ सिविक्स में पढ़ चुके हैं किस तरह से हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, राइट, बिल क्या है, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है कि हमारा जो देश है वो कैसा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पर गवर्नमेंट लोगों के वोट के द्वारा यानी कि चुनी जाती है, जहां पर लोग खुद अपनी सरकार को चूज करते हैं। ऐसे देशों को, ऐसी कंट्रीज को कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है द्विस्तरीय सरकार चलती है। ठीक है, द्विस्तरीय सरकार का मतलब क्या है, यानी कि दोहरे स्तर पर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से दो स्तरों पर हम लोगों की सरकार काम करती है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर, राइट। तो इस तरह से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन एक प्रोसेस होती है, जिस तरह से हम लोग सरकार बनाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, फिर वो है ना, उन रिप्रेजेंटेटिव्स की मेजॉरिटी देखी जाती है और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, जीते हुए होते हैं, उसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो बाय द प्रेसिडेंट। ठीक, तो फिर वो आकर के जितने उसकी पार्टी के, सपोज दैट भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स जीते, तो उसी में से वो अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही अपने में से एक नेता चूज करते हैं, जो क्या बनता है, एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है। ठीक, तो ये उन्हीं में से चूज किया जाता है, या तो पहले से डिसाइड होता है या फिर एट अ टाइम, जिससे पार्टी मेजोरिटी से, जिससे सहमति से जितने जो जीते हुए सदस्य होते हैं उसकी सहमति से जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट बनती है। अब गवर्नमेंट बनने के बाद, जैसा कि कल हमने डिस्कशन किया था, गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना और लोगों के जितने भी पढ़ाई की व्यवस्था करना और रोजगार की व्यवस्था करना। ठीक है, तीन ये महत्वपूर्ण काम है जो गवर्नमेंट को करने ही होते हैं, ये प्राथमिकता होती है। अब आइए देखते हैं पेज नंबर 238 पर, वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सबसे पहला जो काम है वो है कि कंट्री यानी कि देश की उन्नति को सुनिश्चित करना। ठीक है, किसी भी तरह से देश की इकोनॉमिक कंडीशन या देश उन्नति के रास्ते पर जाए, ऐसा काम करना ये सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। Next, it does this by providing basic infrastructure facilities like road, railways and bridges and public amenities like इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मतलब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि हम लोग एक अच्छा सा घर बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आप घर बना लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आपके उस घर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपका बेड क्या है, अलमीरा कैसी होंगी, ठीक है, होता है ना, इंटीरियर डिजाइनर्स आजकल आते हैं तो इंटीरियर्स कराया जाता है, सील फॉल करवाते हैं, सीलिंग कैसी बनेगी, लाइटिंग कैसी लगेगी, राइट। तो इन सब का भी इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। अगर मान लीजिए खूब बड़ा सा हॉल बनवा दिया तो उसमें अगर आप जाओगे तो कैसा महसूस करोगे, तो कहोगे कि अरे हॉल ही है क्या है। तो इसी तरह कंट्री, किसी भी देश में कितनी अच्छी सड़कें हैं, ठीक है, कितने अच्छे लोगों का रहने का ढंग है, रेलवे क्या है, पुल कैसे बने हुए हैं,
पब्लिक एमिनिटीज का मतलब होता है जो जनता की जो जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली की, पीने के पानी की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, एंड मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है जन संचार के जितने भी परिवहन के साधन है, जैसे कि हमारे यहाँ रोडवेज है ना, तो ऐसे साधनों की व्यवस्था करना जिससे लोग जो है सस्ते दामों में एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा कर पाए, ठीक है। तो इस तरह की सुविधाएं प्रदान करना ये गवर्नमेंट का क्या मुख्य काम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 इट इकोनॉमी वाज इन shambles after years of exploitation by the British, राइट। यानी कि बहुत ही सैम्बल का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही हम लोग कह नहीं सकते कि इतनी इकोनॉमिक स्थिति हम लोगों की क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी, जब किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 के बाद, तो उस समय की भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। क्यों? जब अंग्रेजों के कारण, एंड द डिवास्टिंग इफेक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द पार्टीशन। उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आप लोगों ने पता है 1939 में, तो उसमें भारत से कहा गया था कि भारतीय लोगों से ये फिर से जो है कहा गया कि अगर जो है आप जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं तो हम आपका देश आजाद कर देंगे, ऐसा प्रॉमिस किया गया। जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए दूसरे देशों से, और ये वर्ल्ड वार हुए क्योंकि अपनी जो है बड़कपन को, अपनी जो है सत्ता को वर्ल्ड में सबसे आगे लाने के लिए, यानी कि जैसे कि होता है ना सुप्रीम पावर बनने के लिए, ठीक है। तो इसलिए उस वर्ल्ड वार में बहुत सारा धन जो है भारत से जो है खर्च कर दिया अंग्रेजों ने, जिससे यहाँ बिल्कुल भी यहाँ का खजाना सूख गया था, राइट। आगे वन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, और उसी समय पार्टीशन भी हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो लोग आ जा रहे थे, ठीक है। तो उस समय भी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, अनस्टेबल थी, स्टेबल नहीं थी। Thus, one of the chief concern of our leaders in the post-independence year was to revive the Indian economy and set it on the path of development. इसलिए उस समय जब न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट थी, तो उसके सामने एक ही चीज थी कि किसी तरह से अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और उसे ठीक ढंग से चलाना और उसका विकास करना, राइट। टू इंश्योर प्लांट सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट डेवलपमेंट, यानी कि एक इंश्योर प्लांट यानी कि एक निश्चित जो है प्लान के तहत, योजना के तहत, और सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट डेवलपमेंट, यानी कि एक सिस्टमेटिक का मतलब एक निश्चित ढंग से या सिस्टम से, और कंसेंट डेवलपमेंट मतलब धीरे धीरे विकास करके, एंड द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, और जितने भी रिसोर्सेज हमारे देश में उपलब्ध थे, ठीक है, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द प्लानिंग करना। इसके लिए जो है जितने भी संसाधन हमारे देश में उपलब्ध थे उस समय, उसका किस तरह से ज्यादा प्रयोग किया जाए कि हमारा देश जो है इकोनॉमिकली डेवलप करे। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग अभी भी चल रहा है। 5 साल उनकी गवर्नमेंट क्यों चूज की जाती है? इसीलिए कि पंचवर्षीय योजनाएं, नाम सुना होगा 5 ईयर प्लान्स, तो वो इसी के तहत बनाई जाती है कि हर 5 साल में एक गवर्नमेंट आएगी जिसका कुछ एक निश्चित लक्ष्य होगा। फिर लास्ट में जब कंपेयर किया जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट सबसे अच्छी रही, तो देखा जाता है कि किस गवर्नमेंट के शासन काल में कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, परसेंटेज ऑफ डेवलपमेंट इन द एवरी फील्ड। ओके, तो उससे हम लोग ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि
कौन सी सरकार अच्छी रही, कौन सी क्या रही, राइट। तो योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को, ठीक, जिसमें देश के डेवलपमेंट के लिए योजना बनाने का काम किया जाना था, ठीक। द प्लानिंग कमीशन वर्क थ्रू centralized and carefully structured growth programs called 5-year plans. The main aim of the planning commission were, अब 5-5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना ये प्लानिंग कमीशन का काम था कि हम 5 साल में इतना डेवलप कर लेंगे। जैसे हम लोग आज हैं डेवलप्ड हैं, वैसे क्या आप उस समय रहे होंगे? उस समय की स्थिति सोचिए, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, देश आजाद हुआ होगा, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत माइनस में रही होगी, ठीक है। तो उस हम लोग 1 साल में ही देखिए इतना परेशान हो गए, है ना, राइट। 1 साल की जब बंदी में इतना, तो अंग्रेजों का शासनकाल 100 साल तक लगभग रहा, तो उसमें क्या हुआ होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्लानिंग कमीशन का जो मेन एम का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या था इसे बनाने का, तो इन टू इवेल्युएट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के जितने भी रिसोर्सेज थे उनका इवेल्युएट करना, उनका पहचान करना और उनका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज, अब जितने रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन उनका सब में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और उनका किस तरह से ज्यादा प्रयोग किया जाए। टू थर्ड पॉइंट है टू सिस्टमेटिकली facilitate the social, economic and infrastructural development of the country, एक निश्चित तरीके से फैसिलिटेट द सोशल, सामाजिक, आर्थिक और जो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो किस तरह से किया जाए इसके बारे में, यानी कि देश में सड़कें, घर, मकान, लोगों के रहने का ढंग, पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, इन सबको किस तरह से जो है डेवलप किया जाए, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए या एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करने के लिए कंट्री के किसका गठन किया, क्या बनाया गया, ये योजना आयोग बनाया गया 15 मार्च 1950 को, ठीक, जो 5-5 वर्ष के टुकड़ों में योजनाएं तैयार करता था, राइट। अब वही सिस्टम आज अभी भी चला आ रहा है। इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग के रूप में जो है इसका नाम बदल के रख दिया गया। लेट अस लुक एट द रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, क्या जो है उसका रोल होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर यानी कि हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, और हम लोग जानते हैं कि इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है, राइट। तो सबसे पहले सरकार का फोकस होता है कृषि की जो कृषि है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका डेवलपमेंट करना, ठीक, क्योंकि वो बेस है, उसी पर पूरी जनता क्या है, निर्भर है, राइट। तो एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बैकबोन का मतलब है रीढ़ की हड्डी की तरह है भारत की अर्थव्यवस्था का। इट रिमेन्स द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया, क्यों, और साथ ही साथ ये भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या प्रदान करती है, भोजन भी प्रदान करती है, कृषि से ही खाने पीने की चीजें हमें मिलती हैं, साथ ही साथ रोजगार भी मिलता है बहुत सारे लोगों को, ठीक। एंड पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, अगर हम एक निश्चित तौर पर या निश्चित क्षेत्र की बात करें तो एक जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, रोजगार का भी साधन है और साथ ही साथ हमारे लिए वो क्या है, भोजन या इत्यादि की पूर्ति करने वाला भी सोर्स है। तो
आगे 10 एग्रीकल्चर वाज अ मेजर एरिया ऑफ फोकस टू द फर्स्ट फ्यू 5 ईयर प्लान्स। तो इसीलिए सबसे पहले जब योजना आयोग का प्लानिंग कमीशन बना तो सबसे पहले जो फोकस किया गया वो किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर पर। ठीक, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड सेवरल मेजर्स टू प्रमोट ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई जो है उपाय अपनाए तो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए कई कदम उठाए गवर्नमेंट ने। सबसे पहला कदम क्या था? लैंड रिफॉर्म, यानी कि लैंड रिफॉर्म का मतलब भूमि सुधार। वन ऑफ द मेन एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द एबोलिशन ऑफ जमींदारी। आप लोगों ने देखा कि जमींदारी प्रथा थी पहले, ठीक है। जमींदार क्या होते थे? जमींदारों के पास पूरी जमीन होती थी, राइट, और वो पीजेंट कल्टीवेशन का एक सिस्टम था जिसमें बंधुआ मजदूरी की तरह जो है लोगों से काम कराया जाता था, खेती का काम कराया जाता था और उनको इसके बदले में थोड़ा बहुत जो है अनाज या इस तरह का चीजें दे करके देने। तो सबसे पहला जो काम किया गवर्नमेंट ने इसमें तो वो किया जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया। ठीक, अ सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी। By 1956, जमींदारी was abolished in most region of India and land distributed among the landless। और जो जमींदारों की जो जमीन थी वो 1956 में जमींदारी व्यवस्था को खत्म करके ज्यादातर जो लैंडलेस यानी कि जिनके पास जमीन नहीं थी, ऐसे किसान जो दूसरे की जमीनों में काम करते थे उनको जो है सौंप दी गई। ठीक है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, बांट दी गई। And land distributed among the landless, the government also worked towards the consolidation of the small land holdings which had resulted from the fragmentation and subdivision of the land over generations to make them economically viable। Okay, यानी कि अब गवर्नमेंट का दूसरा ये प्रयास था कि इतनी बड़ी, जैसे कि धीरे धीरे जनसंख्या क्या था, जनसंख्या की ग्रोथ होना था। ठीक, उस जनसंख्या की ग्रोथ में किस तरह से जो छोटे किसान हैं वो सरवाइव करेंगे, वो किस तरह से खेती करेंगे, इसके लिए भी जो है एक व्यवस्था उनको तैयार करनी। ठीक, तो इस छोटे किसानों के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, उन्हें सक्षम बनाना। विवेल का मतलब है कैपेबल फॉर वर्किंग सक्सेसफुली, यानी कि खेत में काम करने के लिए उन्हें अच्छे से ट्रेंड करना या उन्हें सफल बनाना। ठीक, राइट, क्योंकि लोग कृषि की तरफ से क्या एकदम अपना रुझान कम कर चुके थे, क्योंकि कृषि से जब उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया था कि ओनली कैश क्रॉप ग्रो करने पर फोर्स किया था, तो लोग जो है जब भूखों मरने लगे तो वो इस तरह के रोजगार से, इस तरह की खेती करने से तंग आ गए। और ज्यादातर आपने देखा कि जो छोटे किसान थे उन्हें खाद के लिए, बीज के लिए अब बड़े सेठ या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, और बदले में होता ये था कि जब नहीं चुका पाते थे तो एक ब्याज के ऊपर ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते चले जाते थे, और एक दिन ऐसा आता था कि वो उनकी जमीन के बराबर जो है उनका अमाउंट हो जाता था और उनकी जमीन हड़प ली जाती। ठीक, तो इस तरह की जो है तो एक कॉन्फिडेंस लाना खेती के लिए, ये भी जो है एक मुख्य जो है काम था जो उस समय सरकार ने किया। अब दूसरा काम था द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया रिफर टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स पर्टिकुलरली। अब सरकार ने फोकस किया खाने की जो खाद्यान्नों के उत्पादन में। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की चीजें अब उगाई जाएं। ठीक है, कैश क्रॉप की बजाय क्या खाने पीने की चीजों पर फोकस किया। तो फूड ग्रेन्स particularly wheat, rice in the 1960s. The revolution took
place due to the introduction of advanced techniques in the agriculture such as high yielding variety of seed. हम लोग कहते हैं हाइब्रिड बीज, ठीक है। हाइब्रिड बीज क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, साइंस में आपने पढ़ा होगा। उसमें वो ऐसा बीज होता है जिससे प्रोडक्शन क्या होता है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड इम्प्रूव्ड इरिगेशन मेथड बाय द गवर्नमेंट। द ग्रीन रेवोल्यूशन lead to an increasing use of machines such as tractor and harvester in agriculture। साथ ही साथ गवर्नमेंट के सहयोग से लोग अब आधुनिक जो है उपकरणों का भी प्रयोग करने लगे, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन सारी मशीनों का भी प्रयोग किया जाने लगा, जिससे प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, ठीक, यानी कि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। आगे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि यानी कि खाने की चीजों में, यानी कि अपने खाद्यान्नों में अपने आप क्या होना, सक्षम होना, इतना उगाया जाए कि वो पूरे देश के लिए खाने के लिए भी पर्याप्त हो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का विकास हुआ, तो उसी के साथ इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, यानी कि खाद्यान्नों में, यानी कि खाने के अनाज के उत्पादन में वो अपने आप में सक्षम हो गया कि जितनी पॉपुलेशन थी उसकी वो खाने पीने की पूर्ति कर सकता था, ठीक। कब तक? 1960 के आसपास तक, ठीक। ये कंडीशन आ गई कि पर्याप्त मात्रा में इतना अनाज का उत्पादन होने लगा कि पूरे देश के लोग अच्छे से उसमें सरवाइव कर सकते, ठीक। पहली तो ये समस्या। दिस लीड टू द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। अब इससे क्या प्रभाव पड़ा कि जो इसका जो महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि जो हम लोग बाहर से उस समय देश की आजादी के बाद फूड ग्रेन्स हमें बाहरी देशों से मंगवाना पड़ता था लोगों को भोजन कराने के लिए, वो अब नहीं किया जाने लगा। इंपोर्ट ऑफ द ग्रेन्स इन सब का बंद हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का, ठीक है, के अवसर प्रदान करना। तो लैंडलेस लेबर्स एज वी हैव लर्नड इन क्लास 6 remain unemployed for several months a year after the crop is harvested। अब जैसे ही कुछ ऐसे जो है गांव के युवा होते हैं या लोग होते हैं जो जब खेती का मौसम आया तो खेतों में काम कर लिया, उसके बाद बेचारे 4 महीने से 6 महीने 7 महीने तक बेरोजगार पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आफ्टर द क्रॉप हार्वेस्टेड टू प्रोवाइड देम विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उन्हें इसके बदले में कि वो अनएम्प्लॉयड ना रहे, कोई दूसरा जो है अवसर या अपॉर्चुनिटी प्रदान करना। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रोग्राम सच एज, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, NREP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, एंड जवाहर रोजगार योजना, JRY, ठीक है। जिसके इनमें क्या किया जाता है, इसमें लोगों को, जो युवा हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है, जो बचे हुए समय में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें छोटे छोटे कामों की ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, ताकि वो अपना रोजगार चला सके, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ठीक है, तमाम तरह के पापड़, अचार की छोटी छोटी जो है फैक्ट्रियों को डेवलप करना, ठीक है, इस तरह के काम सिखाए जाते हैं। और उनको करने के लिए गवर्नमेंट बैंकों से क्या देती है, लोन भी देती है, ठीक। तो जितने बेरोजगार युवक हैं वो इस तरह की ट्रेनिंग ले करके इन प्रोग्राम के तहत वो अपना बाकी बचे हुए समय में अपना डेवलपमेंट। Good morning, everyone. So good to see you all back again after the huge gap. Just have a seat, sit down. So your exam will start from 1st of March, and this time I am going to take the exam only for your main subjects.
हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल एंड कंप्यूटर, जिनकी क्लासेस आपने रेगुलरली ली हुई है, क्योंकि ये रेगुलर क्लास चला है। अब बचा जीके है, कंप्यूटर है, संस्कृत है ना, आर्ट है, इनको ग्रेड्स में कर दूंगा, इनकी ग्रेडिंग करवा दूंगा, मैं एग्जाम नहीं कराऊंगा। सीधा जो पुराना है जो आप इधर परफॉर्म करेंगे उस परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर आपको उधर ग्रेड्स मिल जाएगा। तो आपको ये 6 सब्जेक्ट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। 1 मार्च से एग्जाम शुरू होगा। इट वुड बी ओवर अबाउट 13 और 14 तक, 13-14 मार्च तक खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद क्या है, 18 मार्च को आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्योंकि ये सेशन जैसा गया है सब जानते हैं, देयर इज नो नीड टू नाउ जस्ट स्ट्रेच इट एनीमोर, क्योंकि वो जो चीजें गलत हो जाए उसे लंबा खींचने का क्या मतलब है। तो जो हो गया उसको छोड़ते हैं। फ्रॉम 18 को आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफिशियली उसी दिन से आपका ये वाली न्यू सेशन शुरू हो रहा है। इस 18 को आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। 19 से आपके न्यू ईयर की सिलेबस शुरू हो जाएगी, क्लास 9। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो उसके लिए आप चाहें तो अभी से बुक्स पुरानी किसी बच्चों की मिल जाए, अरेंज कर दीजिए और समय मिल जाएगा नया आप भी परचेज करिए, क्योंकि 9th में क्या होता है, एनसीईआरटी बुक्स चलती है, चेंज नहीं होता है। तो जैसे भी आप अभी से उस प्रोसेस में आ जाएंगे तो हो जाएगा। तो समझ गए क्या करना है। तो देयर नो नीड टू टेक एनी बर्डन ऑन यू, क्योंकि अभी आदत थोड़ी सी छोटी हुई ना, 1 साल फुल मस्ती यही तो किया। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फिर से उसको अडॉप्ट करेंगे, फिर से उसी सिस्टम में आएंगे। इट विल टेक सम टाइम बट प्रीटी सून आई होप दैट अगेन यू ऑल विल बी बैक ऑन योर ट्रैक। फिर से आप उसी ट्रैक पर वापस होंगे, बिकॉज नाउ द न्यू फेज ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट। अभी तक 8 था, अब जब 9th में आएंगे, अभी तक मोस्टली आप उन टीचर से पढ़ रहे थे जिनसे कहीं ना कहीं फर्स्ट से कनेक्ट होते हुए आ रहे थे। अब आपके टीचर्स बिल्कुल चेंज होंगे, चीजें भी चेंज होंगी। अभी आप साइंस एक टीचर से पढ़ लेते थे, आप साइंस आपको 3 टीचर पढ़ाएंगे। फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ाएगा, बायो वाला बायो पढ़ाएगा, सोशल 2 टीचर पढ़ा रहे होंगे आप, क्योंकि सिलेबस भी बढ़ेगा। सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब चीजें वैसी नहीं है कि चैप्टर पढ़ा दिया, 5 क्वेश्चन आंसर से लिखा दिया, चैप्टर कंप्लीट, उन्हीं में से आ गया। अब चीजें चेंज करनी होगी, क्योंकि हमें आप लोगों को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन जो 10th 12th का होता है। तो उसी के हिसाब से यहीं से तो प्रिपरेशन शुरू होगा। तो चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, जहां होते हैं जिस सर्कमस्टांसेस में होते हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बहुत जल्दी आप उसको भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो पहले अभी आइए, डेली रेगुलर आइए, क्लासेस करिए, और इसमें फर्नीचर का मैं इसमें फर्नीचर और आज बनवाइए, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आराम से, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आता है, सो यू आर कंप्लीटली फ्री टू कम टू मी एट एनी टाइम। कभी भी मेरे साथ आइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, अगर जो भी समस्या आप लोगों को आ रही है, ठीक है। लेकिन आराम से आइए, अच्छे से पढ़ाएंगे। गॉट इट? क्लियर स्टूडेंट? यस, यस। जितना परफॉर्मेंस आपका मेन एग्जाम में होगा, ठीक है, उन सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड्स मिलेंगे। क्या? शांत रहिए आप लोग, प्लीज बी क्वाइट। यस, क्या कह रही हैं बेटा? तो अच्छे ग्रेड मिलेंगे आपको। यस, अच्छे ग्रेड मिल जाएंगे आप। हाँ, कंप्यूटर का टेस्ट होगा। हाँ, होगा कंप्यूटर। जीके मोरल का नहीं होना है, ठीक है। कल आपको सिलेबस एंड स्कीम मिल जाएगी। ओके।
कल सिलेबस और स्कीम आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स,